अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैशट स्टोरी का लास्ट पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर हॉरर स्टोरी आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वैशट स्टोरी के लास्ट पार्ट की जानब। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात का एहतराम करोगे और शेरी जैसे बिगड़े लड़के से दोबारा कभी नहीं मिलोगे, सर ने नरमी से कहा। सर, मैं इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और शेरी से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। रजा का मुस्बत जवाब सुनते ही सर इश्तियाक ने उसके कंधे पर थपकी दी और आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद रजा भी अपनी चीजें समेट कर अकेडमी से घर के लिए निकल आया। अगले दिन पेपर था, इसीलिए एकेडमी से निकलते निकलते रात के 11:15 बज गए। आसमान पर काले बादल डेरा जमाए बैठे थे। शदीद सर्दी और धुंध के बायस रास्ते सुनसान थे। इस टाइम लोग अपने अपने घरों में नरम गरम बिस्तर में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। बस एक यही स्टूडेंट्स की टोली थी जिसे देर तक पढ़ने के लिए एकेडमी में सर इश्तियाक के पास रुकना पड़ा था। लड़कियां तो सभी अपने अपने अब्बा या भाइयों के साथ घरों को लौट गईं, जो पहले से एकेडमी के बाहर उनके मुंतजर थे, जबकि लड़के टोलियों की शक्ल में तेजी से अपने अपने रास्ते हो लिए। रजा भी सर्दी से ठंडे पड़ते हाथों को बाहम मिला के रगड़ कर गर्म करता बाइक तक आया और बाइक स्टार्ट करता अपने रास्ते चल दिया। कब्रिस्तान से मुल्हका गली के करीब पहुंचकर जूं ही उसने मोड़ काटना चाहा, उसकी नजर कब्रिस्तान की जानब एक अकेली जाती लड़की पर पड़ी। रात के इस वक्त इस सुनसान रास्ते पर, वो भी कब्रिस्तान के रास्ते में, एक लड़की का क्या काम? यही सोच रजा को बाइक रोकने पर मजबूर कर गई और वो बाइक एक कोने में खड़ी करके लॉक करता दबे पांव इस लड़की का ताकुब करने लगा। वो लड़की ऐन कब्रिस्तान के गेट के करीब जाकर रुकी तो वहां पहले से कोई इसका मुंतजर था। रजा भी उससे चंद कदमों के फासले पर रुक के उनकी बातें सुनने की सही करने लगा, क्योंकि धुंध के बायस उनके चेहरे ठीक से देखना मुश्किल था। वैसे भी लड़की की पुश्त रजा की जानब थी, जबकि लड़के का चेहरा लड़की की दूसरी साइड पे होने की वजह से वाज़े नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान का लोहे का गेट आज रात के इस पहर खिलाफे मामूल खुला था। रजा को रात के इस पहर खुला गेट देखकर ताज्जुब तो हुआ, मगर इस वक्त इस लड़की का ताकुब करना ज्यादा अहम था। सो इसने अपनी तमाम तवज्जो लड़की की जानब मबजूल कर ली। धीरे धीरे उनकी सरगोशियां रजा की समातों से टकराने लगीं। रबिया, तुमने पूरी एकेडमी के सामने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। ये आवाज शेरी की थी। रजा को थोड़ा ही टाइम लगा इस आवाज को पहचानने में। आखिर बचपन का दोस्त था, वो कैसे न शेरी की आवाज को पहचानता। यकीनन ये आवाज शेरी की ही थी। जब तुम सारे लिहाज बलाए ताक रख के सबके सामने मुझे हाथ लगाओगे तो क्या मैं चुपचाप अपना तमाशा बनने देती? रबिया, तुमने जो मेरी मोहब्बत का सरेआम मजाक बनाया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शेरी तंद ही से गोया हुआ और रबिया की कलाई मोड़ दी। वो इस अचानक अफ्ताद से घबरा गई और उसके हलक से घुटी घुटी सी चीख बरामद हुई। रजा को जैसे ही महसूस हुआ कि शेरी कुछ गलत करने वाला है तो वो तेजी से इनकी जानब लपकने ही वाला था, जब रबिया की शीरीं आवाज एक बार फिर इसकी समातों से टकराई, मगर इस बार लबो लहजा यकसर बदला हुआ था। शेरी, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ा सकती हूँ? अरे वो तो पिछली सीट पर बैठे अब्दुर्रहमान ने सब देख लिया था, बस इसीलिए मैंने वो सारा ड्रामा रचाया, वरना रबिया मर तो सकती है मगर अपने शेरी की मोहब्बत का मजाक नहीं बना सकती। वो खुमार आलूद आवाज में कहती। शेरी का हाथ थाम कब्रिस्तान का गेट अबूर करके अंदर दाखिल हो गई, जबकि रजा रबिया की बेबाक गुफ्तगू सुन के अपनी जगह खड़ा रह गया। और मैं इतना बेवकूफ हूँ जो सिर्फ शेरी को बुरा समझता रहा, मगर यहाँ तो रबिया को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। इन दोनों के लिए लफ्ज नफरत भी छोटा है। दर हकीकत ये लोग इस काबिल भी नहीं कि इनसे नफरत की जाए। वो तनफर से सर झटक कर बड़बड़ाता जूं ही मुड़ा तो जैसे पत्थर का हो गया।
सामने रबिया अपने अब्बा के साथ बाइक पर बैठी अपने घर जा रही थी। वो हैरान होता दूर जाती धुंध में बाइक को देख रहा था, जिस पर बैठी रबिया अपने अब्बा के साथ गुफ्तगू में मगन थी। यूं ही उनकी बाइक दूर हुई तो उसने बरक रफ्तारी से मुड़ के अकब में देखा, जहां चंद लम्हे कबल शेरी और रबिया दाखिल हुए थे। अकब में देखते ही उसे एक और झटका लगा, क्योंकि कब्रिस्तान के इसी गेट पर बड़ा सा लोहे का जंग आलूद ताला लगा था, जिसमें से गुजरकर वो दोनों कब्रिस्तान में दाखिल हुए थे। खौफ से उस पर लजरा तारी हो गया। वो वहां से भाग जाना चाहता था, मगर कदम उसके जम गए थे। या अल्लाह मेरी मदद कर, इसने दिल ही दिल में पुकारा तो अकब से किसी की भारी मर्दाना आवाज गूंजी, लड़के इस वक्त कब्रिस्तान के बाहर तुम्हारा क्या काम। इसने डरते डरते मुड़ के देखा तो पीछे साइकिल सवार बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। चचा, ये गेट अभी कुछ देर कबल खुला था। हिम्मत जमा करके उसने चौकीदार से इस्तफसार किया तो वो हैरान होते हुए रजा की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है लड़के, ये गेट तो पिछले कई साल से बंद है। देखो इसका तो ताला भी जंग आलूद है। वजह तो मुझे नहीं मालूम, मगर कब्रिस्तान की इंतजामिया इसे कभी नहीं खोलती। और तुम कह रहे हो कि कुछ देर कबल खुला था। चौकीदार होले से हंस दिया, मैं सच कह रहा हूँ, ये गेट अभी खुला था। और वो अल्फाज जमा कर रहा था जब चौकीदार इस पे बरस पड़ा। ओ लड़के, मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा है। चलो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूँ। चौकीदार रिखाई से कहता कंधे से बंदूक उतारने ही वाला था कि रजा लड़खड़ाते कदमों के साथ हज़ियानी अंदाज में भागता बाइक तक आया और जैसे तैसे उसे स्टार्ट करता वहां से निकला। खौफो वहशत का ये आलम था कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर चकरा कर बेहोश होकर गिर गया। अगले रोज जब उसे होश आया तो वो औंधे मुंह अपने बिस्तर पे पड़ा था, जबकि गली में कहराम मचा था। चीखो पुकार से घबरा के उसने बाहर की जानब दौड़ लगा दी। बाहर आके देखा तो पूरा मोहल्ला शेरी के घर के बाहर जमा था और शेरी की अम्मी चीख जी कर बयान कर रही थी। वो इस हजूम को परे धकेलता वहां तक पहुंचा तो बुरी तरह ठटक गया। वहां जमीन पर खून में लथपथ शेरी पड़ा था और पूरा मोहल्ला इसकी हालत देखकर चमगोइयां कर रहा था। क्या हुआ इसे? इसने लड़खड़ा कर इस्तफसार किया तो साथ खड़े मोहल्लेदार ने उसे सहारा देकर बताया, भाई आपको नहीं मालूम, ये तो कल से लापता था। इसके घर वाले रात भर इसे ढूंढते रहे, फिर आज सुबह किसी राहगीर को कब्रिस्तान में ये इस हालत में मिला। वो मोहल्लेदार इसकी जानब उंगली से इशारा करता हुआ गोया हुआ, जिंदा तो है ना? रजा ने बमुश्किल अपने लजरते वजूद पे काबू पाते हुए इस्तफसार किया, सांस तो चल रही है मगर हालत ठीक नहीं लग रही। एम्बुलेंस पहुंचने ही वाली है, बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर हालत देखकर तो नहीं लगता कि बचेगा। वो मोहल्लेदार इसके लहूलुहान वजूद की जानब इशारा करते हुए तासुफ से बोला। इसी लम्हे एम्बुलेंस गली में दाखिल हुई और रेस्क्यू एहलकार बाहर निकलकर शेरी को जमीन से उठाकर से स्ट्रेचर पे मुंतकिल करने लगे। रजा भी एहलकारों की मदद के लिए आगे बढ़ा तो शेरी की गर्दन पे जंगली जानवर के दांतों के निशान देखकर ठटक गया। ऐसे ही निशानात इसने ख्वाब में इस मुर्दा मुसाफिर की गर्दन पे देखे थे। अब उसे यकीन हो गया था कि गुज़श्ता रात उसे कब्रिस्तान में ले जाने वाली रबिया नहीं बल्कि वही मारवाई मखलूक थी जो उसे अक्सर जंगल की जानब मुतवज्जा किया करती थी। शेरी का लहूलुहान वजूद देखकर खौफ से उस पे लजरा तारी हो गया और वो बेदम होता वहीं बैठता चला गया। चंद साल बाद अम्मा मेरा सारा खून पी गई। हा 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 हा, देखो अम्मा वो चुड़ैल मेरा सारा खून पी गई। अम्मा वो खौफनाक चुड़ैल मेरे चीथड़े उड़ाना चाहती थी, फिर जाने क्यों मुझे मारे बगैर ही लौट गई। जरूर, हाँ जरूर, वो मुझे मिसाल बनाना चाहती होगी, जभी तो जिंदा छोड़ गई। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर था ना, मैं बदकारियों और स्याकारियों में डूबा था ना, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। वो मुझे मिसाल बना गई, एक नीम पागल शख्स जो मट्टी से अटे वजूद के बाद अपनी उम्र से दोगुना लग रहा था। जमीन पे लेटता हुआ कभी हंसने लगता तो कभी रोते हुए अपनी कहानी सुना रहा था, और इसकी बूढ़ी माँ जो शायद उसे घर के अंदर ले जाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, थक कर आंसू बहाती तन्हा ही लौट गई, और वो नीम पागल शख्स यूं ही मट्टी में
लेटता, कभी हंसता और कभी रोने लगता। बच्चों, इस सर्दी में छत पे क्या कर रहे हो? और अपने साथ मामू को भी सजा दे रखी है। चलो मेरे साथ नीचे चल के सोने की तैयारी करो। बच्चे यूं ही खौफो वहशत से अपने सामने बैठे मामू की कहानी के जेरे असर थे, जब बिस्मा की अम्मी ने छत पे आते ही बच्चों की क्लास लेते हुए एक एक को कान से पकड़कर नीचे भेजा। आई एम सॉरी रिजवान भाई, बस बच्चे देर बाद आपसे मिले हैं ना तो तंग करने लगे। चलें आप भी नीचे, छत पे बहुत सर्दी है, कहीं आप बीमार ही ना हो जाएं। बिस्मा की अम्मी रिजवान से बोली। अरे नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद बच्चों की कंपनी में मजे से बैठा था। खैर आप चलें, मैं बस अभी आया। रिजवान के नरमी से कहने पर वो असबाद में सर हिलाती जीने उतर गईं और रिजवान ने चेहरा उठाकर दूर अफक पर छाई वहशतनाक धुंध को देखा तो उसके जहन के पर्दे पे आज से 10 साल कबल कब्रिस्तान के बाहर का मंजर ताज़ा हो गया। वो झुरझुरी लेकर पलटा और जीने की जानिब बढ़ने ही वाला था कि इसी लम्हे अकब से किसी सरसराती हुई मीठी आवाज उसकी समातों से टकराई। रजा, प्यारे रजा, आओ ना। तो दोस्तों, ये था हमारी वहशत स्टोरी का लास्ट पार्ट। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज।